दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का चौथा भाग। इससे पहले के 3 भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। नॉवल के पिछले भाग की कहानी जहां खत्म हुई थी, वो सीन ये था कि सुनील मैथिली के होटल के कमरे में पहुंच जाता है और वहां उसे समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो कत्ल के दिन हुई सारी बातों को विस्तार से और सच्ची सच्ची उसे बताए। तो आइए देखते हैं कि मैथिली ने अब तक क्या क्या राज छिपा कर रखे हुए थे। नकाब भाग 4। सुनील ने अब मैथिली से एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए। ये बताइए मिसेस सक्सेना कि संजीव सहगल कल रात आपकी कोठी से किस वक्त रुखसत हुआ था? जब मैंने प्राची को बेहोश पड़ा पाया, उससे बस ज़रा देर पहले। आप ऑफिस में क्यों गई थीं? प्राची के लिए ही पता करने गई थी। वो वहाँ मिस्टर जवाहर सक्सेना से बात करने गई थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक लौटी नहीं तो मुझे चिंता हुई। उससे पहले संजीव सहगल आपके साथ था? जी हाँ। आपके कमरे में था? नहीं, बैठक में। पूरा टाइम वो आपकी आंखों के सामने ही था? पूरा टाइम तो नहीं, बीच में एक बार मैं उसको वहीं बैठा छोड़कर ऊपर अपने कमरे में गई थी। जब वापस लौटी तो उस वक्त वो बैठक में नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद ही आ गया था। कहाँ से आ गया था? कहाँ गया था वो? लॉन में गया था हवा खाने। रात के उस वक्त में, ठंड के मौसम में वो हवा खाने गया था? मुझे नहीं पता, उसने मुझसे यही कहा था। प्राची आपके हस्बैंड से मिलने गई थी, ये बात आपको पता थी? जी हाँ, मैंने ही उसे भेजा था। और जब आपको ये पता चला कि जिस आदमी ने प्राची पर हमला किया है उसकी आंख के नीचे मटर के दाने जितना बड़ा काला मस्सा था, तो फौरन आपको ये नहीं सूझा कि हमलावर संजीव सहगल था? बिल्कुल सूझा था, और जब सूझा तो ख्याल से मेरी जान कांप गई थी। किस ख्याल से? कि उसने आपके हस्बैंड को मार डाला है? अब मैं क्या कहूँ। सहगल की वो उन जादू मंतर वाली अंगूठियों के बारे में आपको पता है? हाँ, पता है। वो हर रोज़ नए नग से जड़ी सोने की अंगूठी नई उंगली में पहनता है, ये बात आपको मालूम है? हाँ। तो आपको ये नहीं सूझा कि मूंगा जड़ी जो अंगूठी आपके हस्बैंड की मुट्ठी में दबी पाई गई थी वो सहगल की ही थी? सूझा था। और वो वाकई उसी की थी ना? मेरे ख्याल से तो हाँ। प्राची भटनागर को आप कब से जानती हैं? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। उसमें कोई फर्जी बात लगी आपको? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बात का क्या मतलब हुआ? कह सकती नहीं या कहना नहीं चाहती? इस बार मैथिली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निखिल से शादी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसमें कोई भेद है? अगर है भी तो मुझे नहीं मालूम। वो कल रात पहली बार ही कोठी पर आई थी। आई सी। देखिए मिस्टर सुनील, निखिल मेरे हस्बैंड का कानूनी तौर से अडॉप्ट किया हुआ बेटा है और इसीलिए वो मेरे हस्बैंड का वारिस है। मेरा पति निखिल की शादी को अपने काबू में रखना चाहता था, और इसी वजह से मुझे मालूम था कि जब उसे ये पता चलेगा कि वो प्राची से शादी कर चुका है तो घर में कोहराम जरूर मचेगा। इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर प्राची उसके पास जाए और अपना परिचय दे, खुद निखिल से अपने संबंधों के बारे में उसे बताए, तो शायद वो नर्म पड़ जाए। प्राची बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की है। बातें करती है तो सामने वाले का मन मोह लेती है। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे पति को भी वो खूबियाँ दिखाई दें और वो उसे निखिल की बीवी के तौर पर पास कर दे। लेकिन वो नौबत तो आई ही नहीं। मेरे ख्याल से जवाहर सक्सेना अपने कातिल के साथ पहले से ही बिजी था और उसने प्राची को बाहर इंतज़ार करने को बोला था। जी हाँ। शादी के बारे में घर में किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता। विक्रम उसे स्टेशन से घर लाया था और वो यही समझा था कि वो मेरी कोई रिश्तेदार है। जो हाउसकीपर है वसुंधरा, वो दुनियादार औरत है। हो सकता है उसे थोड़ा शक हुआ हो, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि उसने इस बारे में क्या सोचा। बाकी रहा सुरेश कुंद्रा, तो वो तब घर पर नहीं था, पिक्चर देखने गया हुआ था। कल रात आपकी विशाल सिक्का से मुलाकात हुई थी? जी नहीं। आपने उसे आते जाते देखा हो? जी नहीं। झूठ मत बोलिएगा मुझसे। आपको झूठ बोलने की काफ़ी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ आपका एक झूठ आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, ये बात याद रखिएगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे ना देखा ना वो मुझे मिला। जब प्राची ने आपके पति के भीतरी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी थी तो भीतर उसके साथ कोई था। कौन था वो? मुझे कैसे पता होगा कौन था? मैं तो खुद ही हैरान हूँ।
मैं तो ये चाहती थी कि प्राची जब मेरे पति से मिलने जाए तो उस वक्त वो बिल्कुल फ्री हो। इसी वजह से मैंने ऑफिस के दरवाजे पर निगाह रखी हुई थी। मैं लगातार देख रही थी कि क्लाइंट्स की आवाजाही कब बंद होती है, और मैंने प्राची को तभी वहाँ भेजा था जब मेरे हस्बैंड का आखिरी मुलाकाती भी वहाँ से जा चुका था। लेकिन अगर फिर भी कोई ऑफिस में मौजूद था तो वो यकीनन पिछवाड़े के रास्ते से वहाँ आया होगा। विशाल सिक्का को पिछवाड़े के रास्ते की खबर थी? हाँ, उसे क्यों ना होती, आखिर वो वहाँ सर्विस करता था, उसका रोज का आना जाना था। और संजीव सहगल को? मैथिली थोड़ा हिचकिचाई। ओह कम ऑन, आई डोंट हैव ऑल डे। उसको भी थी, क्योंकि 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 जब वो आपसे मिलने आता था तो छुप के आता था, पिछवाड़े के रास्ते से। यही बात है ना? जी हाँ। जैसे फ्रंट में एंट्री के 2 दरवाजे हैं, एक ऑफिस का और एक घर का, क्या वैसे ही बैक में भी 2 हैं? जी हाँ। फ्रंट वाले हिस्से की तरह आजू बाजू हैं वो भी? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी कबूल किया कि सहगल पूरा वक्त आपके साथ नहीं था। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो लॉन में गया था हवा खाने? वो लॉन में गया था लेकिन हवा खाने नहीं गया था। उसे विक्रम पर शक था कि वो हमारी जासूसी करता था। उस दिन भी उसे ये शक हुआ था, इसीलिए वो दबे पांव विक्रम की तलाश में निकला था। तो विक्रम मिला उसे? नहीं, वो कहीं नहीं था, न बाहर न अंदर। ये किस वक्त की बात थी? जब प्राची मेरे हस्बैंड से मिलने गई उससे थोड़ी देर पहले की। अब मेरे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए, ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपनी जान बचाएंगी या संजीव सहगल को प्रोटेक्ट करेंगी? मैथिली ने बिना किसी हिचक के कहा, संजीव सहगल को प्रोटेक्ट करूंगी। ये मत भूलिए कि कत्ल के इस केस में आपकी पूरी पूरी हाजिरी है, आपकी अपनी जान पर भी बन सकती है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद पाक साफ होना ज़रूरी होता है। असली वाक़ये की गारंटी नहीं तो भी कम से कम एक काबिले एतबार अंदाज़ा होना ज़रूरी होता है। आप कहती हैं कि एक खास वक्त के लिए, एक क्रूशियल खास वक्त के लिए सहगल आपकी निगाहों में नहीं था। ऐन कत्ल के टाइम के आसपास वो कहाँ था आपको यकीनी तौर पर नहीं मालूम। आप कहती हैं कि वो विक्रम चटवाल को तलाशता फिर रहा था। और आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उसने आपको ऐसा कहा, जबकि हो सकता है असल में उस पल वो आपके हस्बैंड के सामने मौजूद उसका कत्ल कर रहा हो। तभी मोबाइल की घंटी बजी। सुनील ने जेब से फ़ोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर नज़र डाली। ये रमाकांत का फ़ोन था। उसने जल्दी से कहा, ओए सुनील, मैंने अभी अभी पुलिस की जीप होटल में दाखिल होते देखी है और उसमें से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल निकलकर अंदर आ रहा है। तेरा काम हुआ हो या ना हुआ हो, तू जल्दी निकल ले वहाँ से। ठीक है। इतना कहकर सुनील ने मोबाइल जेब में वापस रखा और फिर मैथिली से बोला, लगता है पुलिस का धैर्य खत्म हो गया है। वो लोग यहीं आ रहे हैं। पूछे जाने पर आपको यही कहना है कि आप यहाँ पर सिर्फ आराम करने के लिए आई हैं और आपने ही जिद की थी कि निखिल आपको नर्सिंग होम की जगह किसी होटल में लेकर चले। ज़्यादा सामान के बारे में कह दीजिएगा कि आपने तो सिर्फ ज़रूरत का सामान मंगवाया था, लेकिन निखिल नादान था, इसलिए वो 2 सूटकेस भर के ले आया। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। और कुछ पल बाद ही सुनील सड़क पर था। अगली सुबह 10 बजे वो ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। अर्जुन पहले से ही वहां मौजूद था। उसने खेदपूर्ण स्वर में कहा, टैक्सी स्टैंड से उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला गुरुजी। या तो वो लड़की स्टैंड पर पहुंची ही नहीं, कहीं और ही चली गई, या फिर वो जिस टैक्सी पर सवार हुई वो उस स्टैंड की पक्की टैक्सी नहीं थी। अरे माय फर्स्ट बॉर्न चेले, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की खिसकी ही हो, उसके साथ कुछ और भी तो हुआ हो सकता है। हो सकता है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हो और वो कहीं की कहीं पहुंच गई हो, या फिर हो सकता है कातिल ने उसे अगवा कर लिया हो। गुस्ताखी माफ़ गुरुजी, लेकिन इन दोनों बातों में दम नहीं है। एक्सीडेंट हुआ होता तो पुलिस को खबर ज़रूर मिलती, और पुलिस को खबर मिलती तो खबर अखबार के दफ्तर में भी पहुंची होती। और कातिल के उसको अगवा करने का क्या मतलब? जैसे उसने जवाहर सक्सेना को गोली मारी, वैसे ही उस गवाह को भी शूट कर देता। हाँ, ये बात तो ठीक है। भाग निकलते वक्त उसका ध्यान लड़की की तरफ नहीं था, और उसके लड़की को जानते होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि उस लड़की को तो कोई भी नहीं जानता था। वो शाम को ही पहली बार उस घर में पहुंची थी। तो फिर तो बेटा शागिर्द वो खिसक ही गई है।
क्योंकि निखिल सक्सेना के बारे में वो ऐसा कुछ जानती थी जिसे दोहराती तो उसका पुलंदा बंध जाता। हो सकता है। खैर जो भी हो, फिलहाल तो तुझे वापस भैरव रोड जाना है। वहाँ तुझे 2 काम करने हैं। पहले काम के लिए तुझे कैमरा साथ ले जाना पड़ेगा और दूसरे काम में तुझे जौहरी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तुझे वहाँ जाकर कुछ खास लोगों की खास तस्वीरें खास तरीके से खींचनी है। खास लोग कौन गुरुजी? खास लोग यानी सक्सेना के हाउस होल्ड के बाशिंदे, जैसे निखिल सक्सेना, हाउसकीपर वसुंधरा, ड्राइवर कम हैंडीमैन विक्रम चटवाल और ऑफिस में क्लर्क का काम करने वाला सुरेश कुंद्रा। कोई और वहाँ जाकर सूझे तो उसकी भी। इसी दौरान अगर मैथिली सक्सेना लौट आए तो उसकी भी। प्राची भटनागर लौट आए तो उसकी भी। लेकिन वो लड़का कोऑपरेट करेगा सर जी? अरे करेगा। वहाँ बड़ी वारदात हुई है जो मीडिया के पूरे अटेंशन में है। तू मीडिया पर्सन है और ब्लास्ट में इस वारदात के बारे में छपने वाले एक फीचर के लिए तस्वीरें खींचने पहुंचा है। ब्लास्ट एक नेशनल डेली अखबार है। लोग तो छोटे मोटे अखबार में अपनी तस्वीर छपने के नाम से ही खुश हो जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा हील हुज्जत करे तो पुलिस का नाम ले देना, खामोश धमकी देना कि तस्वीर खिंचवाने से इनकार करना पुलिस की उसकी तरफ खास तवज्जो की वजह बन सकता है। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई विरोध नहीं करेगा। हाँ समझ गया गुरुजी, लेकिन आप किसी खास तरीके से तस्वीरें खींचने के बारे में भी कह रहे थे ना? हाँ, अब उनकी खासियत के बारे में सुन। तुझे हर किसी की तस्वीर सक्सेना के अंदर वाले ऑफिस में उसे उस कुर्सी पर बिठाकर खींचनी है जिस पर अपने कत्ल के वक्त सक्सेना बैठा हुआ था। उस जगह पर तस्वीरें खींचने की क्या खास वजह है सर जी? कोई खास वजह नहीं है। तो क्या स्टंट है? हाँ स्टंट है। और इससे हासिल क्या होगा? शायद कोई बाशिंदा इस सिलसिले में कोई ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर करे जो हमारे किसी काम आ सकती हो, हमें रास्ता दिखा सकती हो। और वैसे भी ब्लास्ट में इस्तेमाल के लिए उन तस्वीरों की हमें सच में भी ज़रूरत है। और कुछ नहीं तो तस्वीरें तो हाथ आएंगी ही। ये सब क्लोजअप्स लेने हैं? क्लोजअप और मिड शॉट दोनों। कर लेगा? हाँ कर लूँगा। दूसरा काम बोलिए जो मुझे जौहरी के साथ करना है। वहीं पर सक्सेना के ऑफिस के रिसेप्शन पर एक पार्टीशन है जो रिसेप्शन एरिया को 60-40 के प्रपोर्शन में बांटता है। बड़ा हिस्सा फ्रंट है और छोटा हिस्सा बैक है। उस पार्टीशन के फ्रंट में रिसेप्शन डेस्क है और कुछ विजिटर्स चेयर्स हैं, और बैक में एक सोफ़ा है, एक टेबल है और 2 बिना बाह की कुर्सियां हैं। उस पार्टीशन का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरह लकड़ी का नहीं है। वहाँ 2 बड़े बड़े धुंधले शीशे फिट हैं। प्राची भटनागर जब बेहोशी की हालत से थोड़ा ठीक होकर जब उठकर खड़ी हुई थी तो वो लड़खड़ा गई थी और सहारे के लिए उसके दोनों हाथ पार्टीशन के शीशे पर इस तरह जाकर पड़े थे कि उसकी 10 की 10 उंगलियों की छाप शीशे पर आ गई होगी। तो आपका मतलब है गुरुजी कि उस शीशे पर लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं? हाँ, और फिंगरप्रिंट्स से किसी की भी शिनाख्त आसानी से हो सकती है। हो सकता है वो लड़की शिनाख्त से बचना चाहती हो और इसीलिए वहाँ से खिसक गई हो। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि वो निखिल के बारे में ऐसा कुछ जानती थी जिसे दोहराने से बचने के लिए खिसक गई। अरे मेरे लाल, किसी के किसी खास एक्शन के पीछे एक से ज़्यादा वजह नहीं हो सकती क्या? हो तो सकती हैं। तो फिर क्या परेशानी है? अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। तो मेरे लाल, अगर वो खिसकी है तो उसकी उस हरकत के पीछे कोई तगड़ा उद्देश्य है। या तो वो किसी को प्रोटेक्ट कर रही है, या कत्ल की रात उसने खुद ऐसा कुछ किया है जिसे वो उजागर नहीं होने देना चाहती, या फिर उसका कोई रिकॉर्ड है जिसकी वजह से वो पुलिस के सामने आना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी, वो वहाँ थोड़ी ही देर तो मौजूद रही थी। ऐसे में उसने वहाँ क्या किया होगा? मकतूल की जेब में 1000 के 150 नोट थे। हो सकता है उसने वो नोट निकाले हों। और फिर उसने कहा कि उसके ऊपर हमला कत्ल के बाद हुआ था। लेकिन हमें क्या पता कि कब हुआ था, और हमें ये भी क्या पता कि हुआ भी था या उसने खुद कर लिया था। खुद कहीं पर सिर मार लिया हो और बेहोश होके पड़ गई हो तो हमें कैसे पता चलेगा? गुस्ताखी माफ गुरुजी, लेकिन सुबह सवेरे कुछ ज़्यादा ही लंबी लंबी छोड़ रहे हो आज तो। सुनील हंस पड़ा। अर्जुन ने फिर से कहा, मुझे तो आपकी सारी बातों में से सबसे ज़्यादा यही बात जंच रही है कि उसने निखिल को कत्ल करते देखा और उसके खिलाफ गवाही देने से बचने के लिए वो खिसक गई। देखो वीर बालक, वो लड़की काफ़ी रहस्यमयी है।
अचानक आ टपकी है। पार्टीशन के शीशे पर उसकी जो उंगलियों के निशान हैं उनकी तरफ पुलिस का या किसी का भी ख्याल नहीं गया है, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी वाकये की खबर ही नहीं है। मेरे ख्याल से लड़की को खुद भी नहीं पता है कि इस तरह से उसके परफेक्ट फिंगरप्रिंट्स पीछे छूट गए हैं। हमें उन फिंगरप्रिंट्स को वहाँ से उठाना है। तू यूथ क्लब में जा, जौहरी ये काम करना जानता है, उसके पास इस काम में इस्तेमाल होने वाली पूरी किट है। तू उसके साथ भैरव रोड पहुँच और इस काम को निपटा। हाँ ठीक है, वो तो मैं निपटाता हूँ, लेकिन आपसदारी में एक बात तो बता दीजिए गुरुजी, गन पर आपके भी तो फिंगरप्रिंट्स थे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में मुझे काफ़ी हल्ला मचने की उम्मीद थी, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। शायद अभी मेरी बारी नहीं आई है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और सुनील ने फ़ोन उठाकर एक पल के लिए सुना, फिर मुस्कुराते हुए उसे वापस क्रेडल पर रख दिया और बोला, ले, कहते ही टोक लग गई, आ गई बारी। बाहर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल आया है, अब तू फटाफट खिसक ले यहाँ से। उसके जाते ही इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने सुनील के केबिन में कदम रखा। उसकी बातों से सुनील को पता चला कि वो 2 काम के लिए वहाँ आया था। एक तो सुनील के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए और दूसरा प्राची भटनागर के बारे में पता करने के लिए। फिंगरप्रिंट्स देने में सुनील को कोई एतराज़ नहीं था और उसने बड़े ही आराम से अपने फिंगरप्रिंट्स इंस्पेक्टर को दे दिए। साथ ही उसे ये भी बता दिया कि गन के ऊपर उसकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि वो गन उस वक्त निखिल की जेब में थी और उसे मजबूरी में उसे हैंडल करना पड़ा था। प्राची भटनागर के बारे में उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। प्रभुदयाल ने काफ़ी कोशिश की कि घुमा फिराकर किसी तरह उसके मुंह से कुछ निकलवा सके, लेकिन सुनील को खुद ही प्राची के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो उसे बताता क्या। थक हार कर इंस्पेक्टर वहाँ से विदा हो गया। शाम को सुनील यूथ क्लब पहुँचा। रमाकांत के पास उसे देने के लिए 2 खबरें थीं। उसने जल्दी जल्दी उत्साह में बताना शुरू किया। सुनोए काका बल्ली, उस विक्रम के चटवाल को तूने ठीक पहचाना था। वो पहले पुलिस में था, हवलदार, रिश्वत लेता हुआ सस्पेंड हुआ, फिर नौकरी से गया। ये गनीमत थी कि उसको जेल की हवा नहीं खानी पड़ी। उसके बाद एक लोकल सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती हो गया। वहाँ थोड़ा ही अरसा नौकरी करने के बाद इस्तीफ़ा देकर जवाहर सक्सेना के काम पर पहुँच गया। और वहाँ पर कब से है वो? सुनील ने पूछा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1-1.25 साल ही हुआ है। वहाँ पर राजी खुशी कर रहा है काम? हाँ, खूब बढ़िया, मालिक का खासम खास बना हुआ था। अच्छा ठीक है, अब दूसरी खबर बताओ। दूसरी खबर ये है कि तेरे जमूरे अर्जुन और जौहरी ने मिलकर जो फिंगरप्रिंट्स उठाए थे, उनके बारे में मैंने हेडक्वार्टर में अपने कॉन्टैक्ट से बात की थी और उससे उनकी शिनाख्त करने के लिए कहा था। उसने 3000 रुपये चार्ज किए हैं, वो तुझे देने पड़ेंगे। अरे हाँ हाँ, सब दूंगा, पहले ये तो बताओ कि शिनाख्त हुई कि नहीं। शिनाख्त हुई, और बहुत बढ़िया हुई। ये बात सुनकर सुनील थोड़ा चौंका। शिनाख्त हुई, इसका मतलब लड़की का पुलिस रिकॉर्ड है? हाँ, इस बात का यही मतलब है। मायावी नटवर लाली निकली है। नटवर लाली? ओह, तुम्हारा मतलब है नटवर लाल? जी नहीं, नटवर लाली जनानी है भाई। उसका पुलिस रिकॉर्ड है? हाँ। और किस सिलसिले में है? वो इस सिलसिले में है कि वो शादी करती है, फिर उसका खसम मर जाता है, वो विधवी हो जाती है। अरे विधवी नहीं, विधवा। जी नहीं, मैंने तुझे 100 बार बताया है कि विधवा मर्द होता है, औरत विधवी हो जाती है, और फिर जो भी माल पानी उस खसम के पल्ले होता है वो उसकी वारिस बन जाती है। और इसमें पुलिस का दखल कैसे बनता है? क्योंकि बाकी वारिस हो हल्ला मचाते हैं। तो आज तक क्या फंसी नहीं कभी? एक बार लगा था कि फंसने वाली है, तभी उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, लेकिन केस कोर्ट में टिका नहीं, सबूतों के अभाव में बरी हो गई थी। और कितनी बार कर चुकी है ये करतब वो? 4 बार का तो पक्का रिकॉर्ड है, लेकिन असल में स्कोर यकीनन इससे ज़्यादा है। वाह क्या बात है, इतनी बाली उमरिया और ये कारनामे। अरे कोई बाली उमरिया नहीं है मैयवी की, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 27 साल की है। लेकिन मैथिली ने तो उसकी उम्र 20 साल बताई थी। अरे वो तो वही बताएगी ना जो लड़की ने उसे कहा होगा। अच्छा ये बताओ, पकड़ी कहाँ गई थी? राजनगर में? ना, कानपुर में। फिंगरप्रिंट्स वहीं की पुलिस ने लिए थे। अब तू ये सोच रहा होगा ना कि मेरे कॉन्टैक्ट के पास कानपुर के फिंगरप्रिंट्स कहाँ से आ गए।
असल में फिंगरप्रिंट्स के कंपैरिजन के लिए उसने राजनगर पुलिस का रिकॉर्ड नहीं देखा था। तुझे तो पता ही है कि मुगल बाग में पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में रीजनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ऑफिस है। वहाँ पर सारे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हैं। वहाँ फिंगरप्रिंट्स की बायोमेट्रिक स्कैनर के जरिए इंस्टेंट मैचिंग का इंतज़ाम भी है। इसी वजह से तो इतनी जल्दी नतीजा हाथ आया है। समझा? हाँ समझा, रमाकांत ने आगे कहा। कानपुर में जो खसम उसने किया था वो क्रिश्चियन था। मर जाने के बाद उसे दफनाया गया था। रिश्तेदारों ने जब हो हल्ला मचाया और पुलिस ने केस दर्ज किया और जब तफ्तीश शुरू करी तो उनको केस में फाउल प्ले की गुंजाइश लगी। इसीलिए उन्होंने खसम की लाश कब्र खोद के निकाल ली और उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसके पेट में जहर के अवशेष मिले। तब लड़की को गिरफ्तार करके बुक किया गया और उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पुलिस ने लड़की को खूब ग्रिल किया था लेकिन उससे कुछ भी कुबुलवा नहीं पाए। कोर्ट से 2 बार हासिल रिमांड के टाइम में भी लड़की ने कुछ बक के नहीं दिया। उसके बाद पुलिस को आगे रिमांड नहीं मिला और लड़की की बेल हो गई। फिर वो बेल जंप करके फरार हो गई और आज तक पुलिस को उसकी खबर नहीं लगी। ओह, सुनील ने कहा, तो सारे हस्बैंड उसके हाथों वीरगति को ही प्राप्त हुए? ऐसा खुशकिस्मत कोई नहीं निकला जिसकी जान बच गई हो? एक निकला था ऐसा। उसका नाम है हरमेश कालरा। लड़की से उसकी शादी की हवा कुछ दिनों बाद ही निकल गई थी और उसने उससे नाता तोड़ लिया था, जिस वजह से लड़की को उसे जहर देने का मौका ही नहीं मिला। और नाता क्यों तोड़ लिया था दोनों ने? सुनील ने सवाल किया। असल में इस खसम ने अपनी माली हैसियत के बारे में झूठ बोला था। जिसकी शादी के बाद पोल खुली तो बीवी ने आसमान सिर पर उठा लिया था। बीवी ने उससे कहा कि वो उसे नॉमिनी बनाकर मोटी रकम की लाइफ इंश्योरेंस कराए। इस पर खसम ने इनकार कर दिया। फिर खसम ने बीवी के ऊपर पैसे की दीवानी होने का इल्ज़ाम लगाया और उससे नाता तोड़ लिया। तब से आज तक दोनों ने एक दूसरे की सूरत नहीं देखी। और ये हरमेश कालरा के बारे में तुमको कैसे पता चला? वो ऐसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में ये दर्ज था कि उसने अपने क्रिश्चियन हस्बैंड से कोर्ट मैरिज की थी। असल में ये उसके काम करने के तरीके का एक हिस्सा था। वो हर खसम से कोर्ट मैरिज ही करती थी। इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज का रिकॉर्ड चेक करवाया तो पता चला कि उसके हस्बैंड्स की लिस्ट में एक नाम हरमेश कालरा भी था। सुनील ने कुछ सोचते हुए कहा, तो ये बात पक्की है कि आज की ये प्राची भटनागर कभी एक छोटी सी अवधि के लिए इस हरमेश कालरा की बीवी रह चुकी है? हाँ, बिल्कुल पक्की बात है ये। मैं इसकी तस्दीक भी करा चुका हूँ। और तस्दीक कैसे कराई ये सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लड़की का जो करंट खसम है इस नए सीज़न का, यानी निखिल सक्सेना, वो अपने बटुए की एक पिक्चर विंडो में लड़की की तस्वीर लगाकर रखता है। जब तेरी हिदायत के मुताबिक अर्जुन भीतर वाले ऑफिस में निखिल की तस्वीर खींच रहा था तो हाउसकीपर वहाँ पहुँच गई थी और बोली कि गैस का डिलीवरी मैन गैस का सिलेंडर लेकर आया है। मैथिली घर में नहीं थी और उसे पैसे देने थे, तो निखिल ने अपना बटुआ निकालकर उसे पैसे दिए और बटुआ वापस जेब में रखने की जगह करीब में एक साइड टेबल पर रख दिया। ज़्यादा भरा होने की वजह से वो बटुआ खुल गया और जौहरी को उसमें लगी प्राची की तस्वीर नज़र आ गई। तो उसने वो तस्वीर खिसका ली? हाँ। लेकिन क्यों? एवं ही खामखा। उसने कहा कि वो अंदर करके जो प्रेरणा होती है उसको वो आई और इसलिए उसने वो हरकत कर ली। और बाद में वही तस्वीर जौहरी ने हरमेश कालरा को दिखाई। हाँ, और हरमेश कालरा ने फ़ौरन अपनी बीवी के तौर पर उस तस्वीर को पहचान लिया। लेकिन तस्वीर चुराने की क्या ज़रूरत थी? जब पुलिस के रिकॉर्ड में लड़की के फिंगरप्रिंट्स थे तो तस्वीर भी तो होगी। हाँ, तस्वीर तो थी, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर पुलिस के रेफरेंसेस लिखे होते हैं, जैसे कि FIR नंबर, तारीख वगैरह। उसकी कॉपी तो निकलवाई जा सकती थी, लेकिन मैंने ही ये ठीक नहीं समझा कि पुलिस वाला फ़ोटोग्राफ कालरा को दिखाया जाए। और अगर बटुए वाली तस्वीर इत्तफाक से हाथ नहीं लगती तो तुम क्या करते? सुनील ने पूछा। तब तो मजबूरी होती। तब तो उसे पुलिस रिकॉर्ड वाली फ़ोटो ही दिखानी पड़ती और फिर उसे भी पता चल जाता कि उसकी बीवी का पुलिस रिकॉर्ड था। खैर चलो, बहरहाल अब ये गारंटी है कि ये प्राची भटनागर कभी उस हरमेश कालरा की बीवी हुआ करती थी। हाँ, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन छोड़ देने से छुट तो नहीं जाती ना बीवी। कानूनन तो उसका दर्जा बीवी का ही रहता है। हाँ, वो तो है। खैर, हमें क्या। अब तुम ज़रा
प्राची भटनागर के उस हुलिये पर गौर करो जो पुलिस ने उसकी तलाश के लिए जारी किया है। कद 5 फुट 2 इंच, बदन छरहरा, रंग गोरा, तीखे नैन नक्श, आंखें काली, बाल काले और हेयर आयरन से प्रेस किए हुए, उम्र 20 साल। आखिरी बार काली जीन्स, काला कोट और कॉलर वाली सफ़ेद कमीज में देखी गई। रमाकांत ने लापरवाही से कहा, हाँ तो इस हुलिये में क्या खास बात है? यही तो मैं कह रहा हूं तुम्हें, इस हुलिये में कोई खास बात है ही नहीं। ये हुलिया राजनगर की आधी नौजवान लड़कियों से मैच करता है और इसी कारण मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया है। मंगलवार शाम से पहले इस लड़की को किसी ने नहीं देखा था। वो पहली बार सक्सेना के घर में आई थी। उस रोज़ से पहले उसे कोई ठीक से जानता था तो वो था निखिल। उसके अलावा और अब उसके घर वालों के अलावा बाकी लोगों के लिए वो लड़की कोई भी हो सकती है। तो इसलिए इस हुलिये की एक लड़की पैदा करो। क्या मतलब? रमाकांत ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, किसी भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से, किसी थिएटर एजेंट से, किसी बार गर्ल सप्लायर से ऐसी लड़की का पता करो जो एक टेम्परेरी काम करने में इंटरेस्टेड हो, एक बहुत मोटी रकम के बदले, जो इतनी ज़रूरतमंद हो कि बिना कोई हील हुज्जत किए हमारा ये काम करने के लिए राज़ी हो जाए। सिर्फ उस पैसे पर निगाह रखे जो उसे 2-3 दिन की मामूली सी ड्रिल से हासिल हो सकता है। ओए, कोई लफड़ा तो नहीं होगा? कोई पंगा नहीं होगा ना लड़की के लिए? अरे होगा भी तो बहुत मामूली होगा। तुम गारंटी देना, फिर भी अगर बिदके तो पैसा बढ़ा देना। ओए, तू है किस फिराक में? बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले बुनियाद तो बनाओ। बुनियाद तो हम बना देंगे, लेकिन उसकी फीस कौन भरेगा? अभी तो आप ही भरोगे वड्डे भापा जी। बाद में आपके यार सहगल से सब वसूल कर लेंगे। और अगर सहगल से ना कर पाए तो फिर मैं भरूंगा अपनी जेब से, सुनील ने कहा। ठीक है, रमाकांत उठते हुए बोला, मैं इंतज़ाम करके आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे से सुनील ने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर एक नया सिगरेट सुलगाया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर विशाल सिक्का था। आवाज़ से वो बड़ा ही उत्तेजित जान पड़ता था। उसने कहा, मैं अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरी अक्ल मारी गई थी। अरे भाई, मुझे फ़ोन क्यों किया है तुमने? सुनील ने पूछा। दरअसल मुझे उल्लू बनाया गया है, अपना मतलब निकालने का जरिया बनाया गया है। करे कोई और भरे कोई जैसी गत बना दी गई है मेरी। और मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है, मैं कितना गधा था। अबे हुआ क्या है ये तो बोलो, सुनील ने कहा। वही बताना चाहता हूँ, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। अरे भाई, मैं क्यों आऊँ? मैं यूथ क्लब में हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पर। मैं नहीं आ सकता मिस्टर सुनील, मेरी निगरानी हो रही है। वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर घड़ी किसी ने मेरे ऊपर निगाह रखी हुई है, ये पक्की बात है। किसने निगाह रखी हुई है? क्या पुलिस ने? पक्का नहीं पता, लेकिन कोई और भी हो सकता है। मैं आपको मिलने पर ही सब कुछ बताऊंगा। और मिलोगे कहाँ? मैं इस वक्त इंपीरियल होटल में हूँ। नीरज शर्मा के नाम से रुका हुआ हूँ, रूम नंबर 604। आप सावधानी से यहाँ पर आना। अगर कोई पीछे लगा दिखाई दे तो पहले उससे पीछा छुड़ाना। फिर 6ठी मंजिल पर पहुंचकर मेरे कमरे पर तब पहुंचना जब कॉरिडोर में कोई ना हो तो दरवाजे के आगे रुकना भी मत। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस? सुनील ने कहा। बहुत ज़रूरी हैं। अगर कॉरिडोर में कोई ना हो तभी दरवाज़ा धकेलना और भीतर आ जाना। मैं दरवाजे को अनलॉक करके रखूँगा, उसे ना खटखटाना और ना ही घंटी बजाना। बस चुपचाप खोलकर अंदर आ जाना, ठीक है? अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा वो जोड़ीदार। विशाल ने सुनील की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। मैंने कहा ना, फ़ोन पर कोई बात नहीं। हो सकता है कोई ये बातें सुन रहा हो। आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो भाड़ में जाइए। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सुनील ने कुछ देर सोचा, फिर मेज़ पर पड़ा एक कागज़ उठाया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, इंपीरियल होटल, कमरा नंबर 604, ऑक्यूपेंट नीरज शर्मा। 1 घंटे में वापस ना लौटूं तो वहाँ फ़ोन करना। फ़ोन पर बात ना हो तो खुद पहुँच जाना, शायद मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। फिर उसने कागज़ को रमाकांत की चेयर के सामने एक पेपर वेट के नीचे दबाया और वहाँ से रुखसत हो गया। उसके बाद वो इंपीरियल होटल पहुँचा।
उस वक्त वो बड़े बड़े शीशों वाला गॉगल्स लगाए हुए था और सिर पर था हैट। मोटरसाइकिल को काफ़ी दूर खड़ा करके आया था। थोड़ी देर लॉबी में रुककर उसने इधर उधर का जायज़ा लिया, फिर एक खाली लिफ्ट की तरफ लपका और ऑपरेटर से 7वीं मंजिल पर चलने को कहा। 7वीं मंजिल पर उतरकर वो एक तरफ को बढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट वहाँ से विदा हुई, वो सीढ़ियों के रास्ते दौड़कर 6ठी मंजिल पर पहुंचा। गलियारा पूरी तरह खाली था। कमरा नंबर 604 के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से हैंडल दबाया और अंदर दाखिल हो गया। अपने पीछे उसने हौले से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे का बुरा हाल था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। मेज़ के दराज खींचकर बाहर निकाल लिए गए थे और वो नीचे उल्टे पड़े थे। एक सूटकेस खुला पड़ा था और उसका सामान कारपेट पर बिखरा हुआ था। बेड पर एक आदमी का जिस्म औंधे मुंह पड़ा था, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, एक बांह छाती के नीचे दबी हुई थी और दूसरी बेड से नीचे झूल रही थी। वो सावधानी से बेड के करीब पहुंचा और जब उसने उस आदमी की सूरत देखी तो विशाल सिक्का की पथराई आंखों को अपनी तरफ झांकते पाया। उसके दाएं हाथ ने एक चाकू की मूठ को जकड़ा हुआ था, जिसका फल पूरे का पूरा उसकी छाती में धंसा हुआ था। उसने एक सावधान नज़र दरवाजे की तरफ दौड़ाई और फिर जेब से वो अंगूठी निकाली जो जौहरी की खरीदी 4 हीरे की अंगूठियों में से एक थी। उसने उसे रुमाल से अच्छी तरह से पोंछा और फिर नीचे झुककर रुमाल से थामे थामे ही उसे विशाल के नीचे लटकते बाएं हाथ में सरकाकर मुट्ठी को बंद कर दिया। फिर वो वापस दरवाजे पर पहुंचा, मूठ को रुमाल से रगड़कर पोंछा और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके वैसे ही बाहरी मूठ को भी रगड़कर पोंछ दिया। फिर से सीढ़ियों के रास्ते 1 मंजिल ऊपर और फिर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां अपने मोबाइल से उसने रमाकांत को फ़ोन किया। रमाकांत, मैंने मेज़ पर तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, उसे फ़ौरन ही जला दो। अरे लेकिन हुआ क्या? बाद में बताऊंगा। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर लापरवाही से टहलता हुआ वो होटल से बाहर निकला और उधर चला जिधर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, लेकिन उसे ठिठक कर वहीं रुक जाना पड़ा। रेस्टोरेंट की पार्किंग में एक पुलिस की जीप खड़ी थी, जिसमें सवार 2 पुलिस वाले सुनील की मोटरसाइकिल को निहार रहे थे। तभी दूसरी दिशा से पुलिस की एक और जीप वहां पहुंची और उसमें से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल नीचे उतरा। पहली जीप में सवार पुलिस वाला भी नीचे आया और उसने सुनील की मोटरसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए प्रभुदयाल से कुछ कहा। सुनील फुर्ती से घूमा और पेड़ों की ओट लेता हुआ होटल में वापस पहुंच गया। वहां से सीधे रिसेप्शन पर जाकर उसने क्लर्क को अपने करीब बुलाया और बोला, देखिए, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ। मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ जिसके सिलसिले में मुझे विशाल सिक्का नाम के एक शख्स की तलाश है। मुझे टिप मिली है कि वो इसी होटल में ठहरा हुआ है। क्लर्क ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, विशाल सिक्का? 1 मिनट रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ। कुछ देर अपने कंप्यूटर को खंगालने के बाद उसने नामे सिर हिला दिया। इस नाम का कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं ठहरा हुआ है सर। अजीब बात है, टिप तो बड़े भरोसे की मिली थी मुझे। सुनील ने कहा, आप टीवी से हैं या प्रिंट मीडिया से? प्रिंट मीडिया से, ब्लास्ट अखबार से। मेरा नाम सुनील है। मेरी टिप काफ़ी पक्की है। अगर विशाल सिक्का अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है तो पहुँचने वाला होगा। मैं लॉबी के बार में हूँ। अगर वो यहाँ आए तो प्लीज़ मुझे वहाँ खबर कर देना, लेकिन उसको ये मत बताना कि मैं उसे पूछ रहा था। क्लर्क के माथे पर बल पड़े। सुनील ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, असल में जो इंटरव्यू मैं उसका लेना चाहता हूँ उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का मेजर रोल है। अगर उसे पहले ही इंटरव्यू की खबर लग गई तो वो जवाबों की रिहर्सल कर लेगा और उनको तोड़ मरोड़ लेगा। कुछ बातें छिपा लेगा और कुछ के बारे में गलत बयान देगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्लर्क की शक्ल से तो लगा कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। फिर सुनील फुर्ती से बार में पहुंच गया। बार करीब करीब खाली था। उसने काउंटर पर जाकर एक बियर मांगी। बारमैन ने एक बियर और मूंगफली का एक कटोरा उसके सामने लाकर रख दिया। बिल भी अभी दे दो मुझे। बारमैन की भवें ऊपर को उठीं। हो सकता है मुझे अचानक जल्दी में जाना पड़े, इसलिए बिल पहले ही चुकता कर देना चाहता हूँ। ओह ठीक है सर। उसने बिल पेश किया और सुनील ने पेमेंट के साथ उसे 50 रुपये की टिप भी दी। फिर उसने अपने ग्लास से 1-2 घूंट भरे और एक सिगरेट सिलगा लिया। जब बियर आधी खत्म हो गई तो वो उठकर बार के दरवाजे पर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उसे एक खंबे की ओट में खड़ा दिखाई दिया। वो दरवाजे पर से अपने स्टूल पर वापस आया, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस पर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया।
संपर्क स्थापित होने पर वो जानबूझकर आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से बात करा दीजिएगा प्लीज़। वो तो ऑफिस में नहीं है, उधर से जवाब आया। क्या उनकी गैर हाजिरी में मैं किसी और से बात कर सकता हूँ? किस बारे में बात करनी है आपको? इंस्पेक्टर साहब के एक केस के बारे में मुझे उनके लिए एक मैसेज छोड़ना है। आप कौन बोल रहे हैं? सुनील, ब्लास्ट अखबार से। मैसेज बोलिए। जी, इंस्पेक्टर साहब को बोलिएगा कि वो फ़ौरन इम्पीरियल होटल पहुँचें जहाँ मैं इस घड़ी मौजूद हूँ। फिर उसने फ़ोन काट दिया। 2 मिनट बाद उसने फिर से फ़ोन किया और इस बार सब इंस्पेक्टर बंसल से बात करने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत उसकी बात सब इंस्पेक्टर से कराई गई। सुनील ने कहा, मैं इम्पीरियल होटल से सुनील बोल रहा हूँ। असल में ब्लास्ट के ऑफिस में किसी का फ़ोन आया था, गुमनाम कॉल। तुम तो जानते ही हो कि अखबार के ऑफिसों में ऐसी गुमनाम कॉल्स आती ही रहती हैं। मुझे टिप दी गई थी कि विशाल सिक्का होटल इम्पीरियल में छुपा हुआ है और प्रेस को अपना बयान देने के लिए तैयार है। लेकिन जब मैं यहाँ होटल में पहुँचा तो मुझे पता चला कि विशाल सिक्का यहाँ आया नहीं है। मुझे लगा कि आया नहीं है तो आने वाला होगा, लेकिन वो तो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये विशाल सिक्का पहले जवाहर सक्सेना के यहाँ काम करता था। अभी सोमवार को ही जवाहर ने उसे डिसमिस किया था। तो जब फ़ोन पर मुझे उसके यहाँ होने की टिप मिली तो मुझे लगा कि वो सक्सेना के कत्ल के बारे में कुछ जानता है और उसी बारे में प्रेस को अपना कोई बयान जारी करना चाहता है। उधर से बंसल की आवाज़ आई, लेकिन वो तो तुम्हें मिला नहीं, तो अब मुझे फ़ोन किस लिए किया है? असल में मेरी टिप गलत नहीं हो सकती, इसलिए वो यहाँ आएगा तो ज़रूर। फ़ोन मैंने इसलिए किया है कि पुलिस हमेशा मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि मैं पुलिस से 2 हाथ आगे चलने की कोशिश करता हूँ और उनसे तथ्यों को छुपा कर रखता हूँ। इसीलिए इस बार मैं चाहता हूँ कि जब मेरी विशाल से बात हो तो पुलिस का कोई ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हो। मैंने इसीलिए पहले तुम्हारे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को भी फ़ोन किया था, लेकिन मुझे बताया गया कि वो ऑफिस में मौजूद नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। आई सी। तो तुम्हारा कहना है कि तुम इस घड़ी इम्पीरियल होटल में हो? हाँ। कब से हो वहाँ? काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल पर फ़ोन कर लेते। मुझे उनका नंबर नहीं पता। अच्छा, ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब को खबर कर देता हूँ। सुनील ने लाइन काट दी और बाकी की बियर ख़त्म करने में जुट गया। फिर वो बाहर निकला और लॉबी में प्रभुदयाल की पीठ पीछे से लंबा घेरा काटकर फिर से रिसेप्शन पर पहुँच गया। विशाल सिक्का पहुँचा क्या? उसने क्लर्क से सवाल किया। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, अब मैं लॉबी में ही बैठता हूँ, आए तो मुझे बोलना। फिर वो एक खंबे की ओट में एक सोफे पर बैठ गया। वो ऐसी पोजीशन थी कि ऐन उसके सामने आ खड़े हुए बिना प्रभुदयाल उसे नहीं देख सकता था। 5 मिनट बाद उठकर वो फिर से रिसेप्शन पर जा पहुँचा। बड़े ही खेद भरे स्वर में क्लर्क से बोला, अरे सॉरी यार, मैं बार बार तुमको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल सिक्का यहाँ किसी और नाम से ठहरा हुआ हो? अब ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ सर? क्लर्क ने कहा। मैं उसका हुलिया बताता हूँ ना तुमको। क्लर्क ने बड़े ही सब्र से हुलिया सुना और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सिक्योरिटी से किसी को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ 41 साल का गठीले बदन वाला सूटधारी एक व्यक्ति आ पहुँचा। ये मिस्टर मानके हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर। सुनील ने गर्मजोशी से उसे हाथ मिलाया और उसके सामने भी हुलिये समेत वो सारी कहानी सुनाई जो वो क्लर्क के सामने पहले भी सुना चुका था। मानके ने उससे कुछ और सवाल पूछने शुरू किए। सुनील ने कनखियों से देख लिया था कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उसे देख चुका है, इसलिए वो जानबूझकर और ज़्यादा ऊंचे स्वर में बात करने लगा। 2 मिनट बाद ही प्रभुदयाल वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सुनील ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा, ओह, आप यहाँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आप मिले नहीं। मुझसे क्या बात करना चाहते थे तुम? यही कि विशाल सिक्का इस होटल में है और वो अपना बयान देना चाहता है। मुझे ऐसी टिप मिली थी। तो मिल चुके उससे? नहीं, कहाँ। ये लोग कहते हैं कि वो यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है। और अभी यहाँ पर क्या तकरार हो रही थी तुम दोनों के बीच? इस बार जवाब सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिया। ये सर किसी का हुलिया बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि वो यहाँ पर किसी और नाम से ठहरा हो सकता था। क्या ऐसा है वाकई? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी हाँ, है तो सही।
इन्होंने जो हुलिया बताया है, ऐसा एक आदमी यहाँ 604 नंबर कमरे में नीरज शर्मा के नाम से ठहरा हुआ है। कोई 2 घंटे पहले वो यहाँ पहुँचा था और काफ़ी नर्वस और घबराया हुआ लग रहा था। इसी कारण मेरा ध्यान उसकी तरफ गया था। अब प्रभुदयाल ने सुनील से सवाल किया, तुम कब से यहाँ पर हो? काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। मुझे क्यों फ़ोन किया था? मैं आपको विशाल सिक्का के बयान के बारे में बताना चाहता था और चाहता था कि जब उससे इंटरव्यू हो तो आप या आपका कोई आदमी यहाँ मौजूद रहे। अपनी एक्सक्लूसिव जानकारी तुम पुलिस से शेयर करना चाहते थे। किस खुशी में भला? अरे खुशी और दुख क्या होता है साहब, आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं अपनी जानकारी पुलिस से शेयर नहीं करता, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं पहले आपको बता देता हूँ। वाह वाह, क्या कहने! ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे तुम्हारा? बस अंदर से आवाज आ गई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर दुनिया भर का व्यंग्य छलक आया। ये सब फट्टा है, खास सुनीलियन ड्रामा है ये। मैं सब समझता हूँ तुम्हारे ड्रामे। ये बात मैं 7 जन्म भी नहीं मान सकता कि तुम, पुलिस से हमेशा 2 हाथ आगे चलने वाले आदमी ने पुलिस से अपनी एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर करने की बात की। तुमने ना तो मुझे कोई फ़ोन किया और ना ही तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था। अरे आपका ख्याल गलत है इंस्पेक्टर महोदय, मैंने आपको फ़ोन किया था। मेरा ख्याल एकदम ठीक है। मैं तुम्हारी जात अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम कहते हो कि तुम आधे घंटे से यहाँ पर हो। क्या करते रहे आधे घंटे तक? बार में बैठा रहा और बियर पीता रहा। क्लर्क ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ, इन्होंने बोला तो था कि ये बार में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। अरे ये जो कहता है और जो करता है वो कभी एक नहीं होता। मेरे साथ आओ तुम। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने सुनील की बाँह पकड़ी और उसे खींचता हुआ बार की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने वहां मौजूद वेटरों से पूछताछ की। जिस बारमैन ने सुनील को बियर सर्व की थी, उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया और उसके बयान की पुष्टि कर दी। जी हाँ, ये इतनी देर यहीं बैठे रहे थे, बियर पी रहे थे और सिगरेट भी। और हाँ, ये फ़ोन पर बात भी कर रहे थे। असल में इनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, इसलिए मुझे सारी बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहली बार इन्होंने किसी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को फ़ोन किया था और उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि वो फ़ौरन इम्पीरियल होटल पहुँचे। दूसरी बार इन्होंने किसी सब इंस्पेक्टर बंसल को फ़ोन किया था और किसी विशाल सिक्का के बारे में बात की थी जो कोई बयान देना चाहता था। इनकी बातों से मुझे लगा था कि ये सादी वर्दी में कोई पुलिस वाले हैं। ये सब सुनकर प्रभुदयाल का मुंह लटक गया। तो अब क्या ख्याल है इंस्पेक्टर महोदय? अब जब कन्फर्म हो गया है कि विशाल सिक्का यहाँ 604 नंबर कमरे में नीरज शर्मा के नाम से मौजूद है, तो चलें उससे बात करने। प्रभुदयाल की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। हम नहीं, मैं बात करूँगा। चलो। 604 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पहले कॉल बेल बजाई और कोई जवाब ना मिलने पर उसने जब दरवाजे को हिलाया तो वो आसानी से खुल गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया ताकि सुनील अंदर दाखिल ना हो पाए। लेकिन अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो तुरंत कमरे से बाहर निकल आया और उसने सुनील को हड़काकर वहाँ से भगा दिया। सुनील ने 2-3 बार नखरे किए और ऐसा ड्रामा किया जैसे उसे विशाल सिक्का से बात नहीं करने देकर इंस्पेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभुदयाल को उसकी नहीं सुननी थी, सो उसने नहीं सुनी। मन ही मन खुश होता हुआ सुनील 2-4 लटके झटके दिखाकर सुनील बड़े ही आराम से होटल से बाहर निकल आया। जब वो यूथ क्लब रमाकांत के ऑफिस में पहुंचा तो वहां एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। सामने कुर्सी पर संजीव सहगल बैठा हुआ था। अरे आप तो बंद थे, वो खुशी से दमकते हुए बोला। उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। सत्यानाश! क्या? कब छूटे हो? कोई 1.5 घंटा पहले। और छूटे कैसे? पुलिस ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया था, सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ पूरी हो गई तो इसलिए मुझे छोड़ दिया। उन कमबख्तों को ये काम अभी करना था। अरे तो तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसमें तौबा और सत्यानाश वाली कौन सी बात है? अब मैं क्या बताऊं आपको, कैसे बताऊं कि आपका भला करने की कोशिश में असल में बुराई हो गई है। बुराई नहीं बल्कि तबाही हो गई है। ये तुम पहेलियां क्या बुझा रहे हो? सीधे सीधे बात क्यों नहीं कहते? संजीव सहगल ने उलझे स्वर में कहा। लेकिन आप तो मर्डर सस्पेक्ट थे, आप छूट कैसे गए मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा बेहतर मर्डर सस्पेक्ट मिल गया है, मैथिली सक्सेना। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इसीलिए मुझे छोड़ दिया। अरे ठीक है, वो तो अच्छा किया, लेकिन क्या इसी नाजुक मौके पर छोड़ना जरूरी था? तुम बोलोगे कि हुआ क्या है? इस बार रमाकांत ने कहा। अरे ऐसा कुछ हो गया है कि आपका छूटना ही आपके गले का फंदा बन जाने वाला है। जिस रिहाई को आप अपनी खुशकिस्मती मानकर खुश हो रहे हैं, वही आपकी बदकिस्मती बनकर आपको रुलाने वाली है। तुम तो मुझे डरा रहे हो, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। आप एक काम कीजिए, यहाँ 1 मिनट के लिए भी मत रुकिए। यहाँ से आप एक बार हिरासत में लिए जा चुके हैं। कहीं और चले जाइए और वहाँ से पुलिस को फ़ोन करके खबर कीजिए कि जब से आप छूटे हैं तब से वहीं पर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आपकी भलाई की कोई गुंजाइश अभी बाकी है तो वो इसी बात में है। आप नहीं जानते कि पुलिस कस्टडी में आप कितने सेफ थे। काश आप रिहा ना हुए होते। अरे तुम तो मुझे बद्दुआ पर बद्दुआ दिए जा रहे हो। आखिर बात क्या है? तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला और सब इंस्पेक्टर बंसल और एक हवलदार भीतर दाखिल हुए। सहगल को वहां मौजूद पाकर बंसल ने चैन की सांस ली। फिर वो उससे बोला, उठिए जनाब, चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। फिर से? सहगल के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। जी हाँ सर, फिर से। और यकीन जानिए, इस बार आप छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उस खासम खास मैथिली सक्सेना ने सारा भांडाफोड़ कर दिया है। अरे लेकिन जब तुम लोगों ने कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार किया है तो फिर मेरे ऊपर किस बात का चार्ज है अब? किसी और के कत्ल का, जिसे आपने हिरासत से रिहा होते ही अंजाम दिया है। अब आपको अपनी रिहाई के बाद के 1.5 घंटे के 1-1 मिनट का हिसाब देना होगा। आपके ऊपर अब डबल मर्डर की जवाबदेही है। डबल मर्डर? क्या मतलब? सहगल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बंसल ने जवाब दिया, लगता है ये आपका खास स्टाइल है, ट्रेडमार्क है कि जब भी आप कत्ल करते हैं तो मकतूल की हथेली पर अपनी खास शिनाख्त, अपनी अंगूठी छोड़ जाते हैं, लाइक मार्क ऑफ जोरो, है ना? सहगल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब हिलिए, बंसल ने कहा। सुनील जल्दी से बीच में बोला, हाँ हाँ हिलते हैं, लेकिन एक बात तो बता जाओ जाते जाते, क्या मर्डर वेपन से इनका रिश्ता जुड़ चुका है? मर्डर वेपन? अरे वही गन जिसके ऊपर मेरी उंगलियों के निशान भी थे और जिनको हासिल करने के लिए तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब ब्लास्ट के ऑफिस में पधारे थे। वो गन मर्डर वेपन नहीं थी, बंसल ने कहा। अच्छा, तो सक्सेना का कत्ल कौन सी गन से हुआ था? जो गन कंबल के नीचे से निकली थी उससे हुआ था। वो काफ़ी पुराने मॉडल की रिवॉल्वर है जो आजकल फायर आर्म्स डीलर स्टॉक में नहीं रखते और जिसके पर्टिकुलर्स कंप्यूटर रिकॉर्ड में भी नहीं है। इसी वजह से उसके मालिक का अभी तक पता नहीं चला है। अब उसकी जवाबदारी भी यही करेंगे। यानी कि ये साबित हो गया है कि मर्डर वेपन वही गन है जो कंबल के नीचे छुपी हुई थी। हाँ, पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने निर्विवाद रूप से ये सिद्ध कर दिया है। उसके बाद दोनों पुलिस वाले सहगल को साथ लेकर चले गए। रमाकांत, जो अब तक खामोश बैठा था, बोला, हुआ क्या है अब बता। हाँ हाँ बताता हूँ, सुनील ने थोड़ा हड़बड़ाए स्वर में कहा। पहले ये बताओ कि वो बाकी बची हुई अंगूठियाँ कहाँ हैं जो जौहरी बनवा कर लाया था? वो तो ऊपर बेडरूम में है, साइड टेबल के ड्रॉर में। ठीक है, 1 मिनट रुको। सुनील वहाँ से बाहर निकला और अंगूठियों वाली शनील की थैली के साथ वापस लौट आया। फिर उसने पूछा, जौहरी कहाँ है? क्यों, क्या काम है? रमाकांत ने पूछा। उसको बुलाओ और उसे बोलो कि वो इनको अभी के अभी समुद्र में फेंक के आए। ओए ओए, ये सोने की अंगूठियां हैं, तेरा दिमाग तो सटक नहीं गया है? मैं जो कहता हूँ वही करो प्लीज। और फिर सुनील ने उसे पूरी बात बताई। रमाकांत भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तू उन अंगूठियों में से एक मकतूल विशाल सिक्का की हथेली पर टिका आया? अरे हाँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो कमबख्त इसी टाइम पर छूट रहा है। मैं तो तुम्हारे दोस्त की खातिर सिर्फ केस में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करना चाहता था। कैसा कन्फ्यूजन? देखो, वो पहले गिरफ्तार क्यों हुआ था? क्योंकि पहले मकतूल जवाहर सक्सेना की मुट्ठी में उसकी एक अंगूठी दबी पाई गई थी। मैंने सोचा कि अब अगर विशाल सिक्का की मुट्ठी में भी वैसी अंगूठी मिलेगी तो पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि सहगल तो गिरफ्तार था, उनके कब्जे में था, तो इसलिए वो तो कातिल हो ही नहीं सकता था। इस वजह से वो पहले कत्ल के बारे में भी सोच सकते थे कि कातिल कोई और था जो सहगल को फंसाना चाहता था।
अब ये चीज़ सहगल के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित होती, लेकिन तकदीर की मार कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उससे पहले ही सहगल को छोड़ा जा चुका था। ओहो, तभी तू कह रहा था कि अपनी जिस खुशकिस्मती पर सहगल खुश हो रहा था वही बदकिस्मती बनकर उसे रुलाने वाली थी। हाँ, इसीलिए कह रहा था। और अभी मेरे मुंह से बात निकली भी नहीं थी कि बेचारा दोबारा पकड़ा भी गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसका कोई नुकसान करूं। मैंने तो जो भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया था। गोली वज्जे एहो जई भलाई नू, एक नंबर का पंगेबाज है ता, गोल्ड मेडलिस्ट है इस डिपार्टमेंट का। प्रभु दयाल ऐसे ही नहीं कलपता तेरे ऊपर। एन्ना वड्डा पंगा डाल के आया माइयावा। सुनील ने प्रार्थना भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, फेंकवाता हूँ अंगूठियाँ अभी। थैंक यू रमाकांत। अगले दिन सुबह 11 बजे सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन उसके साथ साथ उसके केबिन में चला आया। सुनील ने कहा, फिंगरप्रिंट्स के बारे में मुझे पता चल गया है, उनका नतीजा भी पता चल गया। तस्वीरों का क्या हुआ? अर्जुन बड़ी ही शान से बोला, खींच ली ना मैंने, सारे प्रिंट भी बना लिए, लेकिन स्कोर 100% नहीं हो पाया। वो चटवाल पसर गया। विक्रम चटवाल? यानी मरने वाले का ड्राइवर कम जनरल हैंडीमैन? सुनील ने सवाल किया। हाँ वही। पहले तो उसने तस्वीर के लिए हाँ भर दी, फिर जब उसकी बारी आई तो कानून छांटने लग गया। बोला पहले पुलिस से पूछूंगा। जब पुलिस ने मुझे हेडक्वार्टर बुलाया था तो वहाँ मुझे कहा था कि वो मीडिया से कोई बयानबाजी ना करे इस कत्ल के बारे में। फिर उसने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन करके किसी से पूछा। वहाँ से उस आदमी ने बोला कि ऐसी कोई तस्वीर खिंचवाने के लिए वो मजबूर नहीं है। बस किस्सा ख़त्म। उसके बाद मान के ही नहीं दिया। क्या खास उसी को हेडक्वार्टर बुलाया गया था? सुनील ने सवाल किया। हाँ, उसकी बातों से तो यही लगता था। बाकी सब ने तो आराम से ही खिंचवा ली थी फ़ोटो। सुनील ने उससे सारे फोटोग्राफ लिए और उसे वापस भेज दिया। दोपहर के बाद वो यूथ क्लब के पिछवाड़े के एक ऑफिस नुमा कमरे में मौजूद था। उसने गहरी निगाहों से उस नौजवान लड़की को देखा जिसका इंतज़ाम रमाकांत ने किसी थिएटर एजेंसी के माध्यम से किया था। प्राची भटनागर से उसकी शक्ल नहीं मिलती थी, लेकिन मोटे तौर पर कदकाठी में, उम्र में, हेयर स्टाइल में वो प्राची भटनागर जैसी ही लगती थी। सुनील ने उसे सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? चमकी। ये स्टेज नेम है, असली नाम बताओ। अंकिता राजपाल। उम्र? 27। क्या करती हो? एक्टिंग सीख रही हूँ, फिल्मों में ट्राई कर रही हूँ। कोई फिल्म मिली? अभी नहीं, लेकिन कई जगह बातचीत चल रही है, मिल जाएगी। यानी अभी बेरोज़गार हो? जी हाँ। क्विक इनकम चाहिए? वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि काम कैसा है। यानी कि अगर काम पसंद नहीं आया तो नहीं करोगी? तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। थैंक यू फॉर कमिंग, गुड नाइट। लड़की अपनी जगह से हिली नहीं। फिर बोली, कोई भी काम हो, अगर इज्जत पर आँच ना आती हो और गैर कानूनी ना हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब ठीक है, इन दोनों ही किस्मों का काम नहीं है, मैकेनिकल काम है। यूँ समझो तफरीह करनी है, छुट्टी मनानी है और सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और इनके साथ सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरत पड़ने पर अपना मुंह बंद रखना है। रख सकोगी? उसमें क्या मुश्किल काम है, वो तो मैं आसानी से कर लूँगी। गुड। अब सुनो करना क्या है। तुम्हें इकबालपुर जाना है। बाय प्लेन वो सिर्फ आधे घंटे का सफ़र है और वहाँ पर तुम्हें एक फ़्लैट किराए पर लेना है। किस नाम से? तुम्हारे अपने नाम से, अंकिता राजपाल के नाम से। वहाँ तुम्हें तब तक रहना है जब तक कोई मीडिया पर्सन तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं पहुँचता। मीडिया पर्सन यानी कोई अखबार वाला? हाँ। वो मेरा इंटरव्यू लेगा? हाँ, तुम्हारे बारे में जानने के लिए लेगा, तुमसे हाँ करवाने के बाद। किस बात की हाँ करवाने के बाद? वो तुमसे पूछेगा कि क्या तुम्हारा नाम प्राची भटनागर या प्राची सक्सेना या प्राची कालरा है, और मुझे क्या जवाब देना होगा? वही जो सही जवाब है। तुम बोलोगी कि तुम्हारा नाम अंकिता राजपाल है। वो आदमी बार बार जिद करेगा कि तुम्हारा असली नाम प्राची भटनागर है और तुम छुप कर वहाँ रह रही हो। तुम उसे जिद करने देना और अपनी बात की रट लगाए रखना। यहाँ पर तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट का रोल आता है। तुमको ये जिद इस तरह से करनी है कि उसे ये लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम असल में प्राची भटनागर ही हो, लेकिन किसी वजह से ये बात उजागर नहीं होने देना चाहती, इसीलिए जिद कर रही हो कि कोई और हो।
प्राची भटनागर से संबंधित जो भी सवाल तुमसे पूछा जाए तुम्हें उसका जवाब नहीं देना और जिद करते रहना है कि तुम प्राची भटनागर हो ही नहीं। यहाँ पर फिर से तुम्हारी एक्टिंग की काबिलियत का काम है। सवाल सुनकर तुम्हें घबराने की एक्टिंग करनी है, बौखलाना है, लेकिन कहना यही है कि जब तुम प्राची भटनागर नहीं हो तो जवाब देने का क्या मतलब। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, यानी उसको ये ही लगेगा कि मैं हूं तो प्राची भटनागर ही, लेकिन कबूल नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी जवाबदेही से बचना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, नाउ यू अंडरस्टैंड वेल एंड गुड। अब मुझे यकीन है कि तुम ये काम अच्छी तरह से कर लोगी। और इसके अलावा क्या करना होगा मुझे? तुम्हारी तस्वीरें खींचने की भी कोशिश की जाएगी, जिस पर भी तुम्हें वही ड्रामा करना है। एतराज़ भी करती रहना, हुज्जत भी करती रहना और तस्वीरें खींचते भी देते रहना। बस इतना ही या और कुछ भी? नहीं, इतना ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। वहाँ पर पुलिस भी पहुँच सकती है और तुम्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। हिरासत में? वो किस लिए? किसी तफ्तीश के लिए, किसी जवाब तलबी के लिए, यानी पूछताछ के लिए। सच पूछो तो बस एक ये ही थोड़ा दिक्कत वाला स्टेप है, बाकी तो सब कुछ पिकनिक है। और इसी दिक्कत वाले स्टेप के लिए तुम्हें इतनी मोटी फीस दी जा रही है इस काम की। अच्छा, तो ऐसी हालत में मुझे क्या करना है? तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी, बस अपनी खामोशी के बीच में बार बार यही कहती रहोगी कि तुम अंकिता राजपाल हो, तुम अंकिता राजपाल हो। वो तुम्हें धमकाएंगे, डराएंगे, दहशत में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी किसी धमकी में नहीं आना। बस यही रट लगाए रखनी है कि तुम अंकिता राजपाल हो। वो तुम्हें राजनगर लाने की बात करें तो तुम्हें इस बात का एकदम विरोध करना है। विरोध करने से वो मेरा पीछा छोड़ देंगे? नहीं। तो क्या ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे राजनगर ले आएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो, मुझे नहीं लगता कि पुलिस की ऐसी ज़बरदस्ती करने की हिम्मत होगी। किसी की मर्जी के बिना किसी के साथ इस तरह से तभी पेश आया जा सकता है जबकि वो मुजरिम हो, और तुम मुजरिम नहीं हो। तो फिर क्या करेंगे पुलिस वाले? वो तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज लगाकर तुम्हें लोकल कोर्ट में पेश करेंगे और तुम्हारा ट्रांजिट रिमांड हासिल करेंगे। उस दौरान भी तुम्हें वही दुहाई कायम रखनी है कि तुम अंकिता राजपाल हो और बाकायदा खूब हो हल्ला मचाना है और बार बार ये कहना है कि तुम्हारी इकबालपुर में मौजूदगी ज़रूरी है। अगर तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाया गया तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए तुम राजनगर वापस नहीं जाना चाहती। और मेरा किस तरह का नुकसान हो जाएगा उसके बारे में मुझे क्या कहना है? तुम एक नई एक्ट्रेस हो, ये तुम्हारा स्ट्रगल का दौर है। इकबालपुर में तुम्हारी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से होने वाली है जो तुम्हें बतौर हीरोइन साइन करने वाला है और 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट देने वाला है। और अगर तुम वहाँ से गईं तो वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा सपना है, काश ये सच हो जाए, अंकिता ने चमकती आंखों से कहा। सुनील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर आखिर में तुमको उनके साथ राजनगर लौट आना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में ये शो खत्म हो जाएगा और तुम्हारा काम खत्म। और इस सारे काम के मुझे 25,000 रुपये मिलेंगे। हाँ, एक मुश्त एडवांस, 10 एडवांस, 15 काम हो जाने के बाद। प्लेन का किराया कौन देगा? वही साहब देंगे जिन्होंने तुम्हें इस काम के लिए एंगेज किया है, जिनका नाम रमाकांत है। फ्लैट का किराया, प्लेन की टिकट, वहाँ रहने के लिए रनिंग एक्सपेंसेस, ऐसे सारे खर्चे तुम्हारी फीस से अलग तुम्हें मिलेंगे। ये तो बढ़िया है। कब जाना है मुझे इकबालपुर? आज ही 6 बजे की फ़्लाइट है। और वहाँ जाके मुझे फ्लैट ढूंढना होगा? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो सारा काम पहले ही हो चुका है। वहाँ पर एक इलाका तलाश किया जा चुका है जहाँ फर्निश्ड फ्लैट डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर किराए पर मिलते हैं। तुम्हारे लिए डेली बेसिस पर एक 2 कमरे के फ्लैट का इंतज़ाम किया जा चुका है। तुम्हें बस जाकर ऑक्यूपेशन के लिए साइन करना होगा और किराया भरना होगा। और अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैं राजनगर छोड़ के वहाँ क्यों आई हूँ तो कह देना कि तुम एक्ट्रेस हो, और एक्ट्रेस को ऐसे काम कई बार करने पड़ते हैं। और एक बात फिर से दोहरा के कहता हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, भूल कर भी नहीं कहना है, ना कबूल करना है, ना हामी भरनी है कि तुम प्राची भटनागर हो। हाँ ठीक है, जब मैं प्राची भटनागर हूँ ही नहीं तो इस बात को मानूंगी क्यों? सुनील ने मुस्कुराते हुए उसके सामने एक लिफाफा रख दिया। इसमें प्लेन का टिकट है, 15,000 रुपये हैं, 10 तुम्हारे एडवांस के और 5 खर्चे के लिए, और साथ ही इकबालपुर का वो पता है जहाँ तुम्हें जाना है।
इसके साथ एक टेलीफोन नंबर है जिस पर ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझसे बात कर सकती हो। कुछ और पूछना है तो बोलो। अंकिता ने कुछ पल सोचा और फिर इनकार में सिर हिला दिया। जब सुनील भैरव रोड पहुंचा तब तक सूरज डूबे काफ़ी वक्त हो चुका था। कोठी का लोहे का दरवाज़ा ठेलकर वो अंदर दाखिल हुआ। वहाँ इमारत की दीवार के साथ एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था जो कंपाउंड का अंधेरा दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। गैराज में आजू बाजू नीली सेंट्रो और सफ़ेद इंडिका खड़ी हुई थी और वहाँ एक दीवार के साथ लगी ट्यूबलाइट की काफ़ी रोशनी थी। उसी दीवार के नीचे एक बेंच था जिस पर विक्रम चटवाल बैठा हुआ था। सुनील उसके पास जाकर उसी बेंच पर बैठ गया। बेंच पर चटवाल के साइड में रम की एक बोतल और गिलास रखे थे और सुनील को वहाँ देखकर वो उन्हें छिपाने की कोशिश करने लगा। सुनील बड़े ही दोस्ताना लहजे में बोला, अरे मुझे भी पिलाओ ना यार। चटवाल थोड़े तीखे स्वर में बोला, घर पर कोई नहीं है। आज सक्सेना साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। निखिल वहीं से वकील के ऑफिस में चला गया और सुरेश कुंद्रा यहाँ लौटा था, लेकिन उसको पुलिस का बुलावा आ गया तो वो वहाँ गया है। तुम्हारे लिए नहीं आया बुलावा? सुनील ने पूछा। मुझे पहले ही आ चुका है। कल बहुत देर बिठाया उन लोगों ने मुझे हेडक्वार्टर में। सुनील ने उससे कुछ और इधर उधर के सवाल किए और वो बड़ी ही तल्खी से उनका जवाब देता रहा। सुनील ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बात करनी जारी रखते हुए कहा, अरे यार तुम तो मेरी शक्ल देखते ही ऐसे उखड़ जा रहे हो। ऐसा भी क्या कर दिया आखिर मैंने? उसने गुस्से से कहा, क्या कर दिया मैंने? उस दिन तुमने ही कहा था ना कि मैं बिना भौंके काटने वाला कुत्ता हूं। तो ऐसे आदमी की क्या मैं आरती उतारूं, उसे गले लगाऊं? अरे मेरे भाई, तुम भी तो मुझे मारने को दौड़े थे। अगर तुम्हारा मालिक तुम्हें नहीं रोकता तो तुमने तो धुन दिया होता मुझे। मैंने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ? इस बार विक्रम चटवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने फिर से कहा, देखो भाई, अपना तो ये उसूल है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश हमेशा रहे कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। विक्रम चटवाल ने इस बात पर विचार किया, फिर हौले से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बात तो ठीक ही कहते हो। जिसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ था, जब वो ही नहीं रहा तो फिर मुखालफत कैसी? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसी बात पर हो जाए थोड़ी रम। अरे बाबू साहब, ये तो हम जैसे लोगों की चीज़ है। आप जैसे अमीर लोग भला रम क्यों पीने लगे? विक्रम चटवाल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्ती में सब चलता है। और हाँ, दोस्ती के नाम से याद आया, चलो जब दोस्ती निभानी ही है तो आज मैं तुम्हें अपनी पसंद की जगह पर लेकर चलता हूँ और अपनी पसंद की शराब पिलाता हूँ। विक्रम चटवाल की आंखें सिकुड़ गईं। महंगी शराब का लालच देकर मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो तुम? यही इरादा है ना तुम्हारा? सुनील ने पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, एक आध सवाल है तो मेरे जहन में, लेकिन तुम्हारा मन करे तो जवाब देना, वरना मत देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पक्की बात? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की। कुछ ही देर बाद दोनों एक बार में बैठे थे। सुनील ने 100 पाइपर्स का ऑर्डर दिया तो विक्रम की आंखों में एक चमक उभर आई। सुनील ने एक सिगरेट सुलगाई और एक सिगरेट चटवाल को भी ऑफर की। फिर उसके कश लेता हुआ वो बोला, अब तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? पता नहीं साहब क्या होगा। मैडम तो मेरे खिलाफ हैं, पता नहीं रखेंगी या नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्होंने कत्ल किया हो सकता है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने फिर से कुरेदा, जब गिरफ्तार हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी ही। पुलिस खाम का थोड़ी किसी को गिरफ्तार करती है। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, कत्ल में शरीक होना भी कत्ल जितना ही सीरियस क्राइम होता है। हाँ, ये बात तो तुमने लाख रुपए की कही। तो तुम्हारा मतलब है कि कत्ल किसी और ने किया और मैडम ने उसका साथ दिया? उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। कौन था वो आदमी? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। एक आदमी और भी गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो तुम्हारी मैडम से छुप छुप के मिलने आता था। क्या उसी ने ये काम किया है? विक्रम ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तुमने पुलिस को तो इस बारे में ज़रूर कोई बयान दिया होगा। जब हेडक्वार्टर में तुम्हारी हाजिरी लगी थी तो कुछ तो बोला होगा तुमने। इस बार विक्रम ने तेज़ी से इनकार में सिर हिलाया। देखो, तुमने मुझे चॉइस दी थी कि मैं जवाब दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि 2-4 पैग के बाद मैं नशे में बकने झकने लगूंगा तो मैं चलता हूँ फिर यहाँ से। सुनील ने बड़े ही मुलायम स्वर में कहा, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम अभी यहाँ से उठकर चलते हैं। मैं तो यहाँ खाली वो तलखी दूर करने आया हूँ जो मंगलवार शाम के वाकये की वजह से हम दोनों में बिना बात के पैदा हो गई थी। और बाकी रही बात कुछ बताने या ना बताने की, तो ऐसी बात पर खामोश रहने से कोई फायदा नहीं जो मुझे पहले से ही पता है। पहले से ही पता है क्या मतलब? विक्रम चटवाल ने पूछा। देखो, मैं मीडिया पर्सन हूँ, ब्लास्ट अखबार का चीफ रिपोर्टर हूँ। पुलिस अपनी तफ्तीश और उसके नतीजे के बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी करती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, मुझे पता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रेस के बुलेटिन से तुम्हें पता है कि मैंने पुलिस को क्या बयान दिया था? विक्रम ने थोड़े हैरान स्वर में पूछा। हाँ, उसी के जरिए मुझे सब कुछ पता है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नोट्स को कंपेयर करने के लिए। क्या मतलब? पुलिस कई बातें प्रेस से छिपा लेती है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे बयान के सिलसिले में कुछ छुपाया है क्या, और अगर छुपाया है तो क्या छुपाया है? विक्रम फिर से खामोश होकर अपना पैग खत्म करने लगा। सुनील ने फुर्ती से उसके लिए अगले पैग का ऑर्डर कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम ने कहा, अगर तुम्हें मेरे बयान के बारे में पता है तो ज़रा बताओ क्या पता है? एक भी बात अगर तुमने सही बताई तो क्या? तो अपना पूरा बयान मुझे दोहरा दोगे? हाँ, दोहरा दूंगा। पक्का वादा? हाँ, पक्का वादा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सैंपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे बयान की शुरुआत ही ये थी कि तुम पहले पुलिस में हवलदार थे। इतना सुनते ही विक्रम चटवाल चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। तुम्हारे ऊपर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम था, जिसकी वजह से तुमको पहले सस्पेंड किया गया था और फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। विक्रम चटवाल गुस्से में बोला, मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था, ये कह के कि सिर्फ यही एक सूरत थी जेल जाने से बचने की। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने बेकार में मुंह खोला। तुम अपना सैंपल आगे बताओ। महकमे से निकाले जाने के बाद तुमने एक सिक्योरिटी एजेंसी की नौकरी की, जिसको छुड़वाकर जवाहर सक्सेना ने तुम्हें अपनी बीवी पर जासूसी करने के लिए अपने पास रख लिया। विक्रम फिर से चौंक पड़ा। सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इसी काम के हैंडीमैन थे। अपनी इसी ड्यूटी को अंजाम देते हुए मंगलवार शाम को तुम उसकी बीवी पर नजरें रख रहे थे जब वो कोठी से दूर सड़क पर मुझसे बात कर रही थी। बीवी के कत्ल में शामिल होने के बारे में जिस आदमी की तरफ तुम्हारा इशारा था वो कभी छुपकर कोठी में आता था तो बीवी तुम्हारी तवज्जो की खास हकदार बन जाती थी। इतना सैंपल काफ़ी है या आगे बढ़ूं? काफ़ी है, धीरे से विक्रम ने कहा। सुनील ने मन ही मन चैन की सांस ली, क्योंकि इससे ज़्यादा उसे कुछ मालूम ही नहीं था। अब तुम अपना वादा पूरा करो और अपना पूरा बयान मेरे सामने दोहराओ। और हाँ, इसी बात पर पहले फिर से चीयर्स बोलते हैं और नए ड्रिंक्स मंगाते हैं। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। मैं बेईमान नहीं हूँ और वैसा बेगैरत भी नहीं हूँ जैसा मेरी रिश्वतखोरी की बात सुनकर तुमने मुझे समझा होगा। मैंने रिश्वत ली ज़रूर थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस में भर्ती के वक्त मैंने 4 लाख रुपए नगद डीसीपी को दिए थे, तब जाकर मुझे वो नौकरी मिली थी। अब वो सारा कर्जा चुकाने के लिए मैं रिश्वत नहीं खाता तो क्या करता? सुनील ने उसकी बात काटते हुए बीच में ही कहा, हाँ वाकई बड़ी मजबूरी थी तुम्हारी, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। अच्छा ये बताओ, सक्सेना ने तुमको ये हिदायत दी थी कि तुम उसकी बीवी की जासूसी करो, और इसी काम के लिए उसने तुमको घर में रखा था क्योंकि तुम पुलिस में रह चुके थे और तजुर्बेकार थे? हाँ, इसीलिए रखा था। मोटे तौर पर सक्सेना कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था। अच्छा, तुमने उसको आखिरी बार कब देखा था? मंगलवार रात को ही देखा था, जब वो भीतरी ऑफिस में फर्श पर लुढ़का पड़ा था। मरा हुआ? हाँ, उसके भेजे में गोली लगी थी तो जिंदा थोड़ी रहता। उस वक्त तुम वहाँ पर अकेले थे? नहीं, वहाँ पुलिस वाले भी थे। अच्छा, लाश के दाएं हाथ में कुछ था, तुम्हें पता है वो क्या था? हाँ पता है, वो मूंगा जड़ी अंगूठी थी, मैंने देखते ही पहचान ली थी। पहचान ली थी क्या मतलब? तुमने वो अंगूठी पहले भी देखी हुई थी? हाँ, वो वही अंगूठी थी जो पिछले रोज़ मैंने ही सक्सेना साहब को सौंपी थी। सौंपी थी? मतलब वो अंगूठी तुम्हारे कब्जे में थी? हाँ। कैसे आई? यही तो वो स्टोरी है जिसने पुलिस को बाग बाग कर दिया था। वारदात से पहले रोज़ यानी कि सोमवार रात को
10 बजे के करीब मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गलियारे में पहुंचा तो मैंने मैडम के कमरे से आवाज़ें आती सुनी। ये बातचीत जैसी आवाज़ें थी। वो क्या कह रहे थे ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इतना साफ समझ में आया कि उनमें से एक आवाज़ मर्दाना थी और बिल्कुल अजनबी थी। मैंने तुरंत जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं जानना चाहता था कि भीतर कौन था। तुम अपनी मालकिन के बारे में ये जानना चाहते थे? मैं नहीं, मेरा एम्प्लॉयर जानना चाहता था। मैं अपने मालिक की हिदायत पर ही काम कर रहा था, समझे? हाँ हाँ, समझा। फिर क्या हुआ? मेरे दस्तक देते ही भीतर से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। फिर हल्की सी कदमों की आहट हुई। फिर एक खिड़की खुलने और बंद होने की हल्की सी आवाज़ आई। उसके बाद भीतर से मैडम ने पूछा, कौन है? तो मैंने जवाब दिया और उनसे दरवाज़ा खोलने को कहा। तो उन्होंने कहा कि वो बाथरूम में हैं और अभी खोलती हैं। फिर करीब 1 मिनट बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उनसे कहा कि सक्सेना साहब को लगा था कि घर में कोई चोर घुस आया था, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि सारी खिड़कियां ठीक से बंद है या नहीं। वो एक तरफ हट गईं। मैं अंदर गया और मैंने खिड़की के पास जाकर चेक किया। खिड़की खुली हुई थी। उसके पल्ले तो भिड़के हुए थे, लेकिन चिटकनियाँ नहीं लगी हुई थीं। इस मौसम की ठंड में पहली मंजिल की खिड़कियां दिन में ही कभी कभी खोली जाती थीं। रात के 10 बजे तो उनके खुले होने का कोई मतलब ही नहीं था, खास तौर से तब जबकि उनके अंदर ग्रिल नहीं थी। मैंने पल्ले खोलकर सिर बाहर निकालकर झांका। बाहर खिड़की के नीचे की छजली पर मुझे ओस में बने जूतों के निशान साफ दिखाई दिए। इसका मतलब साफ था कि खिड़की में से वहां कोई उतरा था। छजली के किनारे पर भी ओस में निशान बने हुए थे। मैंने अपना सिर वापस अंदर खींचा और फिर खिड़की बंद कर दी। जैसे ही मैं वापस घूमा तो खिड़की के नीचे फर्श पर मुझे ये अंगूठी लुढ़की पड़ी दिखाई दी। क्या मैडम को उसके वहां होने की खबर नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। अगर होती तो क्या वो तब तक वहीं पड़ी होती? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने झुककर वो अंगूठी उठा ली। मैडम उस वक्त मेरी तरफ पीठ किए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थीं और अपने बालों में ब्रश कर रही थीं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि दरवाज़ा खटखटाए जाते वक्त वो वाकई बाथरूम में थीं और इसीलिए उनको पता नहीं चला कि मैंने वहाँ से वो अंगूठी उठाई है। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया और फिर मैंने उस अंगूठी को अच्छी तरह से चेक किया। उसके अंदर मूंगा जड़ा हुआ था और उसके गोल हिस्से में ऐसी कारीगरी थी कि उसे जिस भी उंगली में पहनो वो फिट आती थी। और उस अंगूठी को तुमने सक्सेना को सौंप दिया था? जी हाँ, सुनील ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो कि अंदर कोई आदमी है। हो सकता है वो टीवी की आवाज़ हो। मैं इन सारी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान रखता हूँ। जब मैं कमरे में गया था तो टीवी बंद था और मैंने उसके पास जाकर उसे छूकर भी देखा था। वो बिल्कुल गर्म नहीं था। इसका मतलब उससे पहले वो ऑन नहीं था। सुनील ने अगला सवाल किया। लेकिन घर में 2 मर्द और भी तो हैं। वो आवाज़ उन दोनों में से भी तो किसी की हो सकती थी। जी नहीं, मैं उन दोनों की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता हूँ। दूसरी बात, रात को 10 बजे सुरेश कुंद्रा के मैडम के बेडरूम में होने का कोई सवाल ही नहीं है, और अगर वो निखिल होता तो उसे खिड़की के रास्ते यूं चुपचाप भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और तीसरी बात, अंगूठी ना सुरेश कुंद्रा की थी और ना ही निखिल की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जैसे ही अंगूठी खोने की खबर अंगूठी के मालिक को लगी थी तो वो बुरी तरह से तड़प गया था और वैसी नई अंगूठी खरीदने की मंशा से अगली सुबह दुकान खुलने के टाइम से भी पहले वो कस्तूरीलाल ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंच गया था। सुनील बुरी तरह से चौंक पड़ा। वैसी नई अंगूठी खरीदने के लिए? जी हाँ, ताकि पिछली रात को मैडम के बेडरूम में अपनी हाजिरी से मुकर पाता। अंगूठी के बारे में उससे कोई सवाल जवाब होने पर यह दावा कर पाता कि उसकी अंगूठी तो उसके पास मौजूद थी। वो कस्तूरीलाल ज्वेलर्स के यहाँ गया था। जी हाँ। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि वहाँ के मालिक को भी पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और उसका बयान वहाँ मेरी मौजूदगी में हुआ था। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो अंगूठी तुमने सोमवार रात को अपने बॉस जवाहर सक्सेना को सौंपी थी, मंगलवार रात को उसकी मौत के बाद वो ही अंगूठी उसकी बाएं हाथ में दबी पाई गई थी? जी हाँ, एन वैसी ही कोई दूसरी अंगूठी नहीं थी, वो पक्का वही अंगूठी थी। देखिए साहब, मैं तो यही कहूँगा कि वो वही अंगूठी थी और पुलिस का भी यही ख्याल है। बाकी आपको जो कहना है वो आप कहो। अच्छा ठीक है। ये भी तो बात हुई थी ना कि कत्ल के बाद कातिल सक्सेना की इंडिका कार में ही वहाँ से फरार हुआ था।
ये बात गलत है साहब। इस बारे में जो भी कहा वो सिर्फ मैडम ने कहा था। पहले वो बोलीं कि उनका हस्बैंड ही उस नौजवान लड़की का हमलावर था जो भीतर बेहोश पड़ी पाई गई थी और वो खुद कार पर सवार होकर वहां से फरार हुआ था। फिर उसके बाद वो बोलीं कि यूं कार पर फरार होने वाला सक्सेना साहब का कातिल था। मैं आपको बताता हूं कि मैंने उसी वक्त, उनके पहले दावे के वक्त, गैराज का चक्कर लगाया था और कार उस वक्त वहां खड़ी हुई थी। सुनील काफ़ी देर तक इस बात पर विचार करता रहा। फिर बोला, चलो अपना ग्लास ख़त्म करो, एक पैग और मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं साहब, अब और नहीं चाहिए। मैंने ऐसी विलायती शराब पहले कभी नहीं पी, ज़्यादा पीऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर चलें? हाँ चलिए। इससे आगे की कहानी के लिए सुने सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का 5वां और आखिरी भाग।